सो मोल कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हालांकि थोड़ा रट्टा मार चैप्टर है, लेकिन फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट 2025 में इसमें से सेट हो सकते हैं, क्योंकि मेंस में भी इसका अच्छा वेटेज जा रहा है। सबसे पहले अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें बेसिक कुछ हमारे पास में एटम के जो कंपोनेंट्स है उनका मास पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डिस्कवरी वगैरह पे हमें बहुत ज्यादा जाना नहीं है, हमें क्या याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है उसका चार्ज जो होता है -1.64 इंटू 10 की पावर -19, और इसका मास जो होता है 9.13 इंटू 10 की पावर -31 kg। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो यहाँ पर भी आपका जो चार्ज होता है वो सेम होता है, मास जो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और आपका जो न्यूट्रॉन होता है वहां पर चार्ज जो होता है 0 होता है, और जो मास आता है आपका वो सिमिलर होता है। तो ये तो हमारे पास में बेसिक बात हुई कि मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो होता है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं उसके अंदर मास दिया हुआ नहीं होगा क्वेश्चंस के अंदर, आपको पता होना चाहिए। अब एक बेसिक जो आप लोगों को इतने जब पेपर देने जा रहे हैं तो इस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि कोई भी एटम जो होता है, कोई भी एटम जो होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इसके ऊपर चार्ज ए और इसके ऊपर जेड, हमारे पास जेड जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ए जो होता है उसका मास नंबर होता है, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मास नंबर की, वो क्या होता है आपका जो भी सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो जो होता है उसका मास नंबर होता है। न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इससे भी बेसिक टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस कभी कभी सेट हो जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए ए जो आपका एटॉमिक मास है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन क्वेश्चंस में एटलीस्ट आप गलती ना करें, इसलिए एक बार गो थ्रू, क्योंकि बहुत बेसिक चीज ही आप भूल जाते हैं। आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड पढ़ते पढ़ते, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मो तक पढ़ते पढ़ते इतनी बेस लाइन जो वो आपकी स्किप हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले मॉडल्स की। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर, अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर न्यूट्रल स्पीशीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर चार्ज एटम है तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जेड से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में उसकी वैल्यू आ जाती है। तो एक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसी के साथ में आपको कुछ बेसिक टर्म्स भी पता होनी चाहिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ही हो गया आपका। सिमिलरली आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोबार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जिनका मास नंबर जो होता है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफर करता है। तो ये बेसिक टर्म्स है, आपको वो भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम मॉडल्स लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो स्कैटरिंग फॉर्म जो होता है वो एटम की स्टेबिलिटी को और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था, इसलिए इस थ्योरी को पूरी तरीके से हमने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। फिर आपका आया थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या किया, गोल्ड फॉइल पे एक्सरे पास किया और यहाँ पर पार्टिकल्स के डिविजन्स देखे गए। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल के। फर्स्ट मेन ऑब्जर्वेशन क्या था यहाँ पर कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा 180 डिग्री पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं अनडेविटेड फॉर्म में यहाँ से पास हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें पता पड़ी कि कुछ खाली स्पेस है, सेंटर में कुछ पार्ट है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कुछ पार्ट है जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है जिससे रिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ हमने टर्म्स दे दी। ये पोर्शन जो हो गया ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद में जहां से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और कोई खाली जगह प्रेजेंट है, मतलब एक पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, वो क्या हो गया हमारे पास में जो हो गया वो इसका खाली स्पेस हो गया। ये हमारे पास में टोटल ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड मॉडल का। पर इसका भी बड़ा ड्रॉबैक था जिसके कारण बोर्स मॉडल आया। इसका बड़ा ड्रॉबैक आपके पास में क्या था कि यहाँ पर नहीं बताई गई एटम की स्टेबिलिटी। ड्रॉबैक क्या था सिस्टम का, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ एटम की स्टेबिलिटी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, एटम की स्टेबिलिटी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। दूसरा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास जो हमने आगे पढ़ा लाइंस जो होती है उसके बारे में यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए इस थ्योरी को यहाँ पर
रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ लेते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला, जो भी रेडिएशन होता है एनर्जी का, इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी बॉडी में कंटिन्यूसली, वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्वांटम या क्वांटा। और जो ये एनर्जी होती है, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, एच म्यू, ई इज एनर्जी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी हो गई, सी लैम्बडा फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास में, ये वेवलेंथ हो गया, और सी जो हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ये एक कॉमन फॉर्मूला है जो आपका पूरा चैप्टर में चलता है, और आपको रट्टा भी पड़ा हुआ होगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता होगी 3 × 10⁻⁻8। यहाँ पर हमारे पास एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 × 10⁻⁻, यहाँ पर हमारे पास में -27, ये हमारे पास में वैल्यू होती है। बोर्स एटॉमिक थ्योरी आती है। अब ये आता है हमारे पास में मेन मॉडल। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो मेन ड्रॉबैक था उसे सही कर दिया। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अगर न्यूक्लियस की सराउंडिंग में, तो दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंटिन्यूअसली एक स्टेशनरी पाथ में रिवॉल्व करता रहता है। जिस स्टेशनरी पाथ में ये रिवॉल्व करता जा रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिट बोल दिया, KLMN जो हम बोल के चलते हैं, शेल्स जो हमारे पास में आ गई। अब यहाँ पर क्या है, दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, कूलम्स फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट इज ये क्या हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों जब इक्वल होंगे तो उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है किसी भी एटम के सराउंडिंग में। दूसरा हमारे पास h/2π, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR इज इक्वल टू होता है NH/2π। ये एंगुलर मोमेंटम का आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। V वेलोसिटी, R रेडियस, H प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई हमें पता है वैल्यू क्या होती है, N जो हो गए नंबर ऑफ शेल्स हो गए यहाँ पर। अब ये रहा हमारे पास में इसका फॉर्मूला, सारा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, होल नंबर में लेके चल रहे हैं। पाई जो होता है हमें कांस्टेंट है, वैल्यू जो है, ये था हमारे पास में बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग काफी कुछ निकाला गया है यहाँ पर आगे, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं हमारे बोर्स मॉडल के आगे। हमारे पास में जो प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी थी उसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ लिया होगा वहां पर, वैसे तो फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, hν इज इक्वल टू hν0 प्लस हाफ ऑफ MeV स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। अब बोर्स मॉडल में क्या है, हमने अलग अलग फॉर्मूले डिराइव कर लिए, रेडियस और उसके रिलेशन थे। सबसे पहले अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। क्विकली रिवाइज करनी है हमें पूरी फिजिकल, क्योंकि टाइम बचा है बहुत कम, चुनिंदा दिन चुनिंदा वक्त बचा है आपके पास में नीट वालों, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करके फटाफट फॉर्मूले रिवाइज करना है, कैसे उसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, किस किस पैटर्न के आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं। अब बिल्कुल भी गधा स्टडी करने का टाइम नहीं है, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट चीजें पढ़नी है, कैसे बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ आपको चैनल पे मिल रहा है, बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। अभी इस सेशन में अभी हम पूरा फिजिकल लेने वाले हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरा डन कर चुके हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आई होप मेरे साथ उन्होंने 5 घंटे के अंदर पूरी फिजिकल और पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली होगी। चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर एनर्जी की, एनर्जी इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर जूल में पूछा गया है, अर्थ में पूछा गया है, तो हम उस वैल्यू को 2.188 जो होती है ये हमारे पास में वैल्यू होती है, उसे कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज रेडियस, अगर हमें रेशो बेस, ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, स्टार मार्क फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेडियस के रेशो का या वेलोसिटी के रेडियस का जो क्वेश्चन होता है वो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर, एन इज जो भी हमारे पास में शेल्स होंगे। सिमिलरली वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड अपॉन एन। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसका बहुत कम यूज होता है वैसे,
क्योंकि हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चंस बनेंगे वो जनरली रेशो बेस ही बनेंगे। लाइक आपको वेलोसिटी दे के हाइड्रोजन की, उसका हमारे पास में शेल दे दिया, दूसरे की वेलोसिटी पूछ ली और नंबर ऑफ शेल्स दे दिए या कौन सा ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ बनते हैं। एक हमारे पास में इसी के आगे आती है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। अगर हम थ्योरी की बात करें तो वहां बोला कोई भी पार्टिकल जो होता है वो वेव और पार्टिकल, जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता है, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, उनकी जो पोजीशन होती है वो एग्जैक्टली डिटरमाइन की जा सकती है। और लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी, दैट इज पी इज मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। इससे हम इस रिलेशन से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन के। ये खटाखट आपको सारे के सारे फॉर्मूले क्विकली एक जगह पटक के दिए जा रहे हैं, जिससे आपको इधर उधर से छानबीन के ना पढ़ने पड़े। अगर ऐसा कुछ रेंज वाइज क्वेश्चन आ जाता है ना, ये एक बार मैच दी कॉलम में आया हुआ है इसलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपका, और एनसीईआरटी बेस काफी कुछ आता है केमिस्ट्री में, तो इसलिए आपको फोकस करके जाना जरूरी है। रेडिएशन एनर्जी जो होती है उसका जो हमारे पास में रेंज होता है, यहाँ पर जो विजिबल होता है 3800 से 7600 तक का होता है। वॉयलेट, इंडिगो, विबग्योर से हम सीधा याद रख सकते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वेवलेंथ होगी वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ती कम होती जाएगी। यहाँ हमारे पास में 10⁻⁻7 से 0.01 तक जो होता है कॉस्मिक रेज, देन अल्फा होती है, देन एक्स रेज होती है, देन इंफ्रा होती है, माइक्रो होती है, रेडियो वेव्स होती है। तो ये जो रेंज होती है ना, ये आपको एक बार पता होनी चाहिए। हो सकता है इससे मैच दी कॉलम आ जाए आपका, इसलिए आपको ये रेंज एक बार के लिए पता होनी चाहिए। डी ब्रॉगली इक्वेशन अभी अभी हमने देखा। दूसरा एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, 1/λ इज इक्वल टू, जो हमने बोला चेंज इन एनर्जी अलग अलग शेल्स पे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल जो भी एनर्जी है माइनस इनिशियल जो एनर्जी E2 माइनस E1। और अगर हम वेवलेंथ की टर्म में बात करें तो 1/λ ये क्या होता है आपका वेव नंबर होता है, दिस इज वेव नंबर आर रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट की आपकी जो वैल्यू होती है वो 109,700 ये आपकी वैल्यू होती है। 1/λ इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास में n1 और n2 ही सारा गेम लेके जाता है न्यूमेरिकल्स में। जैसे अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट तो n1 क्या हो गया, 1 हो गया, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, इसका मतलब n2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4 हो गई, क्योंकि सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। अगर न्यूमेरिकल में आपको n1 n2 पुट करना आता है तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होती। और क्वेश्चन जो होता है आपका यहाँ से नहीं आता है, आपका स्पेक्ट्रम सीरीज से क्वेश्चन आता है जनरली, लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, पीफर्न जो है आपका, उधर से आपका इसका क्वेश्चन बनता है। क्या हुआ, स्पेक्ट्रम सीरीज जो है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ इमिट होती है हमारे पास में यहाँ पर, तो उससे हमारे पास में क्या है, यहाँ कुछ सीरीज मिली हुई है, लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, पीफर्न और हम्ब्रे, ये हमारे पास में सीरीज है। अब इसका मेन चीज क्या है, इस सीक्वेंस में आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा, किस रीजन में ये आ रही है ये भी आपको याद होना चाहिए। लाइमन आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, विजिबल रीजन में बामर रहती है, फिर उसके बाद पार्शियल जो होती है इंफ्रारेड, पार्शियल, ब्रैकेट, पीफर्न तीनों इंफ्रारेड, और फार अवे फ्रॉम इंफ्रारेड रीजन जो होती है लास्ट में हमारे पास में रहती है। दूसरा, अगर लाइमन है तो n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, बामर है तो n2 की वैल्यू हमेशा, n1 की वैल्यू हमेशा 2 होगी। जैसे अगर बोला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एट सेकंड एनर्जी लेवल इन बामर सीरीज, एनर्जी लेवल इन बामर सीरीज, अगर इस तरह का कोई पुट किया गया है हमारे पास में वैल्यू, तो मतलब लाइमन, बामर क्या हो गया, n1 की वैल्यू 2 हो गई, और सेकंड पे गया, इसका मतलब 2 से स्टार्ट हुआ तो थर्ड पे गया, फिर फोर्थ पे गया, तो आपकी n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे ये मैं एग्जांपल लिया है, ऐसे आप किसी का भी सेट कर सकते हैं, बस आपको बेस लाइन इसका ग्राउंड स्टेट पता होना चाहिए। अगर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए आती है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है आपका, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस किसी भी उसमें आ रही है, दैट इज n+1/2, ये हमारे पास में मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस होती है जो कि किसी भी रीजन में यहाँ पर अंडर के अंदर आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वांटम नंबर,
क्वांटम नंबर की अगर बात करें, स्पेक्ट्रम लाइंस के क्वेश्चंस जो भी किस पैटर्न के, एक बार मैं आपको पहले फॉर्मूले और थोड़ी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जैसे आते हैं वो रिवाइज करवा रही हूँ, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स ले लेंगे साथ साथ में कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस हम किस तरीके के यहाँ पर करते हैं। फाइनली हमारे पास में यहाँ क्वांटम नंबर जो बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपकी नीट 2025 के अंदर श्योर है, काफी हद तक चांसेस है कि आपके पेपर के अंदर क्वांटम नंबर का एक क्वेश्चन सेट होगा। क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास में, जो एटम का क्या क्या बता रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल बता रहा है, उसका साइज बता रहा है, ऑर्बिटल्स बता रहा है, ऑर्बिटल्स के अंदर फिर नंबर ऑफ शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें कितने सब शेल है, उसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, ये सारी नॉलेज हमें क्या मिलती है, क्वांटम नंबर से मिलती है। सबसे पहले हमारे पास में आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज नंबर ऑफ शेल्स। जितना ज्यादा एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी एटम का साइज उतना ही बढ़ता जाता है। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, यहाँ पर दैट इज NH/2π। एक बीच में हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है। दूसरा हमारे पास में आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सबशेल्स का आइडिया देता है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 0 to n-1। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर 0 to n-1 है, अगर हमारे पास में लाइक n की वैल्यू 2 है तो मतलब 0 भी हो सकती है हमारे पास में, n-1 मतलब 1 हो गई, तो 0 और 1 में से अब 0 है या 1 है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए अगर s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0 होती है, अगर p ऑर्बिटल है तो 1 होती है, d ऑर्बिटल है तो 2 होती है, और f ऑर्बिटल है आपका तो यहाँ पर ये क्या होती है आपकी 3 होती है। तो ये हमारे पास में वैल्यूज हो गई। उसके बाद में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ सकते हैं किसी भी शेल में, दैट इज 2l+1। जैसे अगर हम s की बात करते हैं, s के अंदर क्या है, यहाँ पर 0 है, अगर ये 0 रखेंगे 1, हमें पता है s के अंदर क्या होता है, एक डब्बा प्रेजेंट होता है। ऐसे ही सिमिलरली अगर p की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर l अगर 1 वैल्यू रखते हैं तो 3 आ रहा है, तो p के अंदर हमारे पास में क्या है, 3 डब्बे होते हैं, दैट इज ऑर्बिटल्स आपके। तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस तरीके से निकालते हैं, प्लस यहाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर सबशेल में आ सकते हैं, दैट इज 2l+1। फॉर एग्जांपल अगेन अगर हम s की बात करते हैं, यहाँ पर अगर वैल्यू हमने 0 रखी तो ये हमारे पास में क्या हो गया, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिमिलरली अगर p की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास में ये वैल्यू हो गई, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है यहाँ पर HL√LL+1। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं डाल रही हूँ यहाँ एंगुलर मोमेंटम, कोई भी नंबर दे देंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर दे देंगे और उसके एल के ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पूछ लेंगे। ये एक आपका मैच द कॉलम बना के भी क्वेश्चन आ सकता है कि चारों की ही क्वांटम नंबर के साथ में दे दिया गया, इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ से सेट हो सकता है। तीसरा आपका आता है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास में क्या बता रहा है, यहाँ पर सबशेल्स की वैल्यू बता रहा है। यहाँ पर जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, ये वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -L2+L। ये हमारे पास में यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है -L2+L, जिसमें 0 भी आपका इंक्लूड होता है यहाँ पर, जो कि हमारे पास में यहाँ पर टोटल 2l+1 वैल्यूज जो होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। अब s के अंदर एक सबशेल होता है, p के अंदर हमारे पास में 3 होते हैं, d के अंदर हमारे पास 5 होते हैं, और f के अंदर 7 सबशेल्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मेन एनर्जी लेवल में जो होते हैं आपके n² होते हैं। ये हमारे पास में वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में 2p है तो n की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई, l की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और m जो हो गया वो आपका -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और +1 हो सकता है। ये तीनों वैल्यू में से आपका कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फिर ऑप्शन पे। और स्पिन क्वांटम नंबर आपका क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, आइदर +½ होगा या -½ होगा। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास में थी क्वांटम नंबर्स। इसी के साथ में ड्वेल नेचर जब बताया गया था तो एक प्रिंसिपल और आया आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग बताया कि कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, ना तो उसका एग्जैक्ट मास ना उसका एग्जैक्ट पोजीशन जो होता है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, और उसका रिलेशन हमने ले लिया है यहाँ पर ΔX.ΔP = H/2π। ये हमारे पास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, जिससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जैक्ट पोजीशन को लेके आ सकते हैं।
फिर अगर हम बात करते हैं, दो प्रिंसिपल और बच रहे हैं यहाँ पर। एक तो आपका ऑबॉस प्रिंसिपल था, जो ऑलरेडी मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले ही करा चुकी हूँ आपको। N+L रूल, जिसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स एनर्जी लेवल निकालते हैं हम। दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी है। ये सब हमें पता है, बेसिक चीजें हैं, बस पता होना चाहिए। आप ये भूल जाते हैं कि इस रूल का नाम ये है। यहाँ पर क्या बोला कि किसी भी हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन की एक एटम के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग बोला, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो पहले क्लॉकवाइज फिल किया जाता है, फिर उसके बाद में लाइक हमें P4 फिल करना है तो पहले क्लॉकवाइज फिल करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको इस तरीके से फिल कर रहे हैं, लाइक इस तरीके से फिल कर रहे हैं, या फिर हम इसे एक ही डायरेक्शन में फिल कर रहे हैं, तो ये तरीके जो होते हैं आपके गलत होते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जिसको हम भर भर के बहुत ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं। बस नाम मत भूलिएगा कि वुंस रूल ये था, पॉलीज ये था, मतलब हमें पता है होता क्या है, लेकिन पेपर में अगर नाम से आ गया तो हम घनचक्कर हो गए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे पास में रूल पता होने चाहिए। चलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में ही चल रही हूँ टाइम की आपकी शॉर्टेज को देख के। यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट 1, ये आपका नीट 2024 री का क्वेश्चन है। 2024 री जो आपके हुए थे उसमें दो क्वेश्चन आपके सेट थे। द बामर स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन विथ लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड। अब लोएस्ट एनर्जी बोला है तो हमारा क्या क्लिक करना चाहिए यहाँ पर? हमें क्लिक करना चाहिए यहाँ पर कि जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, N2 की। N1 की वैल्यू 2 है तो N2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 3 होगी। और यहां से हमारे पास में एनर्जी लेवल पूछा है, 1/λ निकालनी, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है स्पेक्ट्रम की उतनी कम होगी, दैट इज इक्वल टू RH। हाइड्रोजन के लिए बोलिए Z हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 1, और 1/N1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये हमारे पास में सिर्फ सॉल्व करना था। 1/λ की वैल्यू RH की टर्म में थी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपके पास में सीधा सीधा दिख रहा है आपको 5/6 36 ही आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही था। When the temperature of black body increases, the maximum of the curve intensity and wavelength shift to shorter wavelength. Obvious सी बात है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो यहाँ पर हमारे पास में होगा वेवलेंथ जो होगी वो कम होती जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आपका सही था। अच्छा क्वेश्चन था, पर ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परोस के दिया हुआ क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन बोलूंगी मैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास में ये परोसा हुआ क्वेश्चन बोलते हैं क्वांटम नंबर का। ये भी आपका री का ही क्वेश्चन है, नीट का आपका 2024 का ही। यहाँ मैक्सिमम यहाँ क्वांटम नंबर जो है हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गिवन है। यहाँ हमें बोला n की वैल्यू 4, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 2211 हो सकती है। सारे ऑप्शन आपके सेटल हो रहे हैं। क्या बोला पर यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछी गई थी यहाँ पर, मतलब एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा किसका होगा 4+2, ये क्या आ रहा है 5, ये भी आपका आ रहा है 5, ये भी आपका 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो हमें ये तो दिख गया कि 4 वाली वैल्यू सबसे कम होगी, मतलब इन तीनों में से आंसर होगा। अब इन तीनों में n की वैल्यू किसकी ज्यादा है? अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2+1 4 हो रहा है, सॉरी ये हमारे पास में 5 था ऊपर वाला, ये 4 ही हो रहा है। अब ये 4 हो रहा है तो इन दोनों में n की वैल्यू इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो 3 पहले आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन साइड था आपका। और इधर n, अगर N+L रूल के अंदर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो n की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसका एनर्जी लेवल आपका ज्यादा होता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन था ये क्वांटम का। ये यहाँ पर शेप वगैरह ही पूछ ली तो ये तो और इजी क्वेश्चन था आपका यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें n सबसे इजी लगता है। ये क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, तो हमने सीधा टिक मार लिया। फिर L क्या बता रहा था आपका? ऑर्बिटल्स बता रहा था। यहाँ पर MS क्या बता रहा था? स्पिन बता रहा था। और बचा हुआ L जो हो गया ओरिएंटेशन बता रहा था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में n की वैल्यू 1, n की वैल्यू, d का वैल्यू जो है आपका 1, एक ही ऑप्शन में था, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे आपके ये। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, ये आपका नीट का था, नीट जो हुआ था बिना धांधली वाला, उस वाले नीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। जैसे हमने ये पढ़ा, हमने लिख लिया n1 इज इक्वल टू 1, और इसकी हीलियम की आपको एनर्जी दे रखी है -x, और बोला देन एन इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2
N2 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, एक तरह से मान लीजिए 2, और वो बेरिलियम के लिए बोला गया है जिसकी हमारे पास में यहाँ पर एनर्जी आपको निकालनी है, और हमें यहाँ पर साथ में Z की वैल्यू ले लेनी होती है। तो Z हमारे पास में हाइड्रोजन हीलियम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हीलियम के लिए आपके पास में हो जाएगा 2, और Z2 की वैल्यू आपकी बेरिलियम है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम आपकी हो जाएगी ये टोटल यहाँ पर 4। अब रेशो अगर हम सेट करते हैं तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। ये हमारे पास में यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी। Z1 की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और Z2 की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 4 का स्क्वायर इंटू N2 की वैल्यू क्या है आपकी 2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास में वैल्यू है हमारे पास में Z1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। अगर हम इसे देख रहे हैं सब कुछ आराम से कैंसिल हो रहा है। ये हमारे पास में -x था, ये E2 था, E2 की टर्म में निकालना था, ये सब कुछ आपका कैंसिल हो रहा है, तो E2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी -x हो गई। तो बहुत ही आसानी से कटने वाला बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, आपको बस रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आपको सेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो E2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर -x ही बचेगी, क्योंकि सब कुछ आपका यहाँ पर कट जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम, यहाँ पर इनकरेक्ट सेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर L की वैल्यू 4 है 5 है, तो जो हमारे पास N अगर हमारे पास में तो L उससे 1 कम होगा, अगर 1 कम होगा तो 4 का 3 हो सकता है, 4 का 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सब कुछ सही है। ये -3 से यहाँ पर 0 1 0 1 2 3 सही है, फर्स्ट सेट ही तो सही है, इनकरेक्ट पूछा था। ये हमारे पास में 5 है, तो ये हमारे पास में क्या 0 to 2 हो सकता है, ये -2 -1, यहाँ पर आपका 0 नहीं दे रखा है, तो यही इनकरेक्ट सेट हो गया। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, बाकी सब कुछ सही था आपका। यहाँ पर प्रिंटिंग गायब है, -1/2 +1/2 ये वैल्यूज और दे रखी थी आपकी। 5 है तो -3 1 0 0 1 2 3 ये सब कुछ आपका सही था। तो ये हमारे पास में ऑल ओवर था एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चैप्टर जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है आपका बहुत स्कोरिंग फटाफट करने वाला चैप्टर है। रिडॉक्स में बैलेंसिंग मेन आनी चाहिए आपको, इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट जो हो गए वो अच्छे से आने चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो हमारे पास में एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाता है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज, यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन हो गई, अगर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन। ये हमारे पास में टर्म्स हो गई जो अलग अलग टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करती है। सबसे पहली चीज बेसिक चीज जो होती है आपका एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। कोई भी एटम होगा या कोई भी एलिमेंट होगा या कोई भी एलोट्रॉप होगा, मतलब मैंने क्या क्या बोला, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, या कोई भी एलोट्रॉप है, और कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है आपका वो क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम हो गया, यहाँ पर N2 हो गया, कार्बन हो गया एज अ ग्रेफाइट, और कार्बोनिल कंपाउंड में जो कुछ भी ले लो लाइक NiCO4 हो गया, ये हमारे पास में हो गए कार्बोनिल कंपाउंड, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कोई भी आयन होगा उस पर जो चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का जनरली -1 लेते हैं, लेकिन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1, सुपर ऑक्साइड में यहाँ पर -1/2, उसके बाद में ओजोनाइड जो होता है EO3 KO3 जो होता है -1/3, OF2 और O2F2 में +2 और +1, ये इसके एक्सेप्शनल केसेस है जहां ऑक्सीजन का हम -2 नहीं लेते, अदरवाइज जनरलाइज हम इसका -2 लेके चलते हैं। हाइड्रोजन का जनरली +1 लेके चलते हैं, बट मेटेलिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का जो होता है वो क्या लेके चलते हैं, -1 होता है, क्योंकि मेटेलिक हाइड्राइड्स में मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते, पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर हेलोजन्स का हम जनरली एज ए सराउंडिंग एटम -1 लेके चलते हैं। ये हमारे पास में कुछ रूल्स हुए। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अच्छे से आना चाहिए आपको।
जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ K2Cr2O7 है, जनरली डी ब्लॉक में ही सबसे ज्यादा काम आता है यहाँ पर निकालने के लिए। पोटेशियम का जैसे 1 हो गया, 2x हो गया, प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी +6। आई होप कि इस टाइम पे इस वाली कंडीशन पे आके आपको सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता हो। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ लाइक H2SO5 की, अगर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी वैलेंसी से ज्यादा आ रहा है न्यूमेरिकल मेथड से, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा यहाँ पर क्या आ रही है 8 आ रही है, जबकि 6 जब इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर 8 कैसे हो सकता है। तो हमें स्ट्रक्चर पे जाना होता है। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अभी तक हो चुकी होगी चकाचक बिल्कुल, क्योंकि बॉन्डिंग स्कोरिंग भी है और वेटेज भी अच्छा रखती है। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर, इसका हम +2 लेते हैं, इसका -2, इसका +2, इसका +1, इसका +1, ओवरऑल +6 आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको अच्छे से निकालना आना है। NO3 माइनस है, अगर कोई भी चार्ज आ जाता है तो x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी +5 हो गई। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी हुई, ये इसको बहुत यूज होगा हमारे पास सारी चीजें आगे कैलकुलेट करने में। हम बात करते हैं एक दो टर्म्स की और जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आती है बहुत, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब जो कर रहा है मतलब जो कि हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में जो खुद रिड्यूस होके सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिएक्शन लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर से निकालें, इसका +2 होगा, इसका यहाँ पर +2 होगा, इसका 0 होगा, यहाँ पर इसका +2 होगा, 0 होगा। जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है आपका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर रहा है, एक तरह से बात ये हुई। अब ये क्या कर रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये क्या कर रहा है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दोनों वाइसा वर्सा टर्म से, ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोई भी एलिमेंट अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, फॉर एग्जांपल क्रोमियम आपका जो हो गया +6 में है, मैग्नीज आपका +7 में है, तो उस कंडीशन के अंदर K-4 K2Cr2 ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर कोई एलिमेंट अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे नाइट्रोजन में कोई -3 में प्रेजेंट हो गया, सल्फर है अगर +2 में प्रेजेंट हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लाइक Ki हो गया, Na2H2O3 हो गया, ये हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। और कोई ऐसा है जो कि बीच में प्रेजेंट है, जैसे अगर सल्फर का +4 आ रहा है, अगर हमारे पास में नाइट्रोजन का +3 आ रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं। तो वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहे हैं, लाइक H2O2 हो गया या NO2- हो गया। तो ये हमें निकालना आना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं। जिन बच्चा लोगों को नहीं पता कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, मैंने जहां पर इनऑर्गेनिक का 1 शॉट दिया है उसी के अंदर, वहां डी ब्लॉक के अंदर मैंने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं डी ब्लॉक के, वो वेरिएशन सिखा रखे हैं। प्लीज उधर जाके थोड़ा सा कष्ट करके उधर से देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हमारे पास में अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात की जाती है, तो ये आपकी 4 टाइप की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया 0 से +2, और ये हमारे पास में 0 0, ये +4 हो गया, ये -2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कॉम्बिनेशन। अगर हम बात कर रहे हैं PCl5 की, तो ये क्या हो गया PCl3 + Cl2, इसका मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस था +5, यहाँ पर क्या हो गया +3 और 0, ये -1 था, -1 से 0, और ये क्या हो गया +1 से +5, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। तो ये क्या हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ये आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी अभी जिंक वाला एग्जांपल दिया था, एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा, मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, तो ZnSO4, और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और मेन क्वेश्चन जो आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है वो आता है यहाँ से डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन से, जब किसी भी एक कंपाउंड में एक ही एटम का एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए।
जैसे H2O2 है, ऑक्सीजन अकेला ही खेल रहा है यहाँ, -1 से ये -2 में जा रहा है और ये -1 से 0 से जा रहा है। अगर -1 से -2 रिडक्शन हो रहा है, -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसी भी कंपाउंड में एक ही एटम का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। और इसकी उल्टी रिएक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। हालांकि कम पूछी जाती है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन आपको याद रख लेनी है। और इसका मेन पार्ट जो है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की, तो आप पहले तो कंडीशंस याद रखिए। अगर हमारे पास में एसिडिक मीडियम है तो हम H+ को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर हमेशा ऐड करते हैं H2O को। और अगर बेसिक मीडियम है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH- को हम जनरली राइट हैंड साइड पर ये चीज वेरी करती रहती है, ये हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग भी चेंज करनी पड़ सकती है। अब बैलेंसिंग दो तरह की होती है, एक आपका होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैं दोनों ही मेथड को पूरा ना करा के आपको सीधा ट्रिक से क्वेश्चन करवाऊंगी। यहाँ पर पेपर आने वाला है, टाइम अपना बच्चा बहुत कम है। हम इस इक्वेशन को खेलते हैं दोनों तरीके से कि कैसे बैलेंसिंग हो जाती है एक स्टेप में। हम स्टेप वाइज ना करके चले तो भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन के बाद हम बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है +7, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +3। पहला स्टेप होता है दोनों जो हमारे पास में दे रखे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। +7 से +2 क्या हो गया 5 का डिफरेंस, +2 से +3 क्या हो गया 1 का डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे प्रोडक्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये 1 जो होगा Fe वाला वो यहाँ चला जाएगा और ये वाला जो होगा वो यहाँ चला जाएगा। उधर का देख के, प्रोडक्ट का देख के रिएक्टेंट को बैलेंस कर दो, 5 इधर हो गए 1 इधर हो गया। अब बचा केवल ऑक्सीजन। एसिडिक मीडियम का ये क्वेश्चन है, 4 अगर H2O है तो हमारे पास में यहाँ मैंने 4 H2O कर दिया तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और फिर हमारे पास में यहाँ पर हमने कर दिया 8H+, तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरा मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो बहुत ही लेंथी तरीके से आपने पढ़ रखा होगा। अब टाइम नहीं है क्योंकि, तो हम इसी को समझे यहाँ पर। अगर ये 5 है डिफरेंस, ये 1 है, एक जना 5 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है रिडक्शन हो रहा है मतलब गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है, तो उतने ही तो लूज करेगा, बैलेंस इक्वेशन है। तो जो भी यहाँ पर डाटा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 कर दो, इसे 1 × 5 कर दो, तो ये आपका निकल जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाने वाली चीज है आपकी पेपर में ये। तो बैलेंसिंग ऑल ओवर आप एक पेज में, आधे पेज में, एक लाइन में इस तरीके से यहाँ बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लगा के देखेंगे इसके कि हम फटाफट इस मेथड से भी कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं। हालांकि मैं पढ़ा चुकी हूँ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। अभी तक हमने बोला था एसिड है तो बेसिसिटी ले लो, बेस है तो एसिडिटी ले लो, लेकिन अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ले लो। तो यहाँ हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वैलेंसी एंड फैक्टर, दैट इज हियर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका एसिडिक और बेसिक के टर्म में दे रखा है यहाँ पर। अगर हम जैसे कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं, MnO4 अगर एसिडिक मीडियम में है तो ये +2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ एन फैक्टर आपका क्या हो गया 5 हो गया। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो भी मोलर मास होगा आपका KMnO4 का, उसे हमें 5 से डिवाइड कर देना है। इस तरह का भी एक छोटा क्वेश्चन आपका पेपर में सेटल हो सकता है। अगर यही न्यूट्रल मीडियम में, बच्चा ये ध्यान रखिएगा, ये दो एग्जांपल ही आपके KMnO4 और K2CR2 का क्वेश्चन में बताएगा नहीं आपको कि एसिडिक मीडियम है तो ये +2 में कूदेगा। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर एसिडिक मीडियम है तो हाईएस्ट से वो लोएस्ट में कूदता है। अगर हमारे पास में बेसिक एल्कलाइन मीडियम है तो हाईएस्ट से वो जस्ट पड़ोसी में कूदेगा, मतलब +7 से केवल +6 में जाएगा। अगर न्यूट्रल मीडियम है तो वो बीच में कूदेगा, +7 से +4 में जाएगा। ये आपको मिलेगा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में अगर यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको ये कंडीशंस पता है। तो ये एक रिपीटेड पैटर्न है, इसलिए मैंने यही एग्जांपल आपका डाला है कि आपको ये एग्जांपल याद होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं फटाफट से क्वेश्चंस पे। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है
रिडॉक्स में से बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। MnO4 2-2H+, जैसे ही मैंने देखा H+, इसका मतलब एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है। Mn4 2-, ये क्या है आपका 4 6 + 6 में है, ये आपका +7 में है, ये आपका +4 में है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन नंबर जो कि शोन नहीं है यहाँ पर, कुल मिला के ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था। 6 है, 7 है, 4 है, 6 है, 7 है, 4 है, नहीं है +2 और +3, बी और ई नहीं था, डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी आपका री का ही नीट का है। सारे आपके जितने मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करा रही हूँ वो आपके 2024, 23 एंड 24 के ही न्यूमेरिकल्स है। विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या क्वेश्चन है। 0 से +2 से 0 रिडॉक्स रिएक्शन है। KClO3 है, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है आपका, यहाँ पर आयोडीन का 0 से यहाँ पर +5 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तो दिख ही रही है। ये 0, ये +2 में ही जा रहा है, ये भी +2 में ही जा रहा है, ये हमारे पास में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ हमारे पास में Ba+2 है, यहाँ पर भी B+2 है, तो ये क्या है हमारे पास में सेम ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रिडॉक्स कपल इज बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट, ना। बोथ आर रिड्यूस्ड इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट, ना। बोथ आर रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट। रिडॉक्स कपल रिएक्शन का तो डेफिनेशन पूछी भाई नीट में, ऐसा क्वेश्चन वो भी 2024 का, ये 23 का, ये एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, ये 24 या 23 में से कोई क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं ऑन बैलेंसिंग, ये आ गया आपका बैलेंसिंग का क्वेश्चन। बैलेंसिंग में अब ये ना, ये पेपर में आपको है ना नजरअंदाज करके करना है क्वेश्चन। अगर आपने इसको देखा ना तो आप है ना सेटल करने में क्वेश्चन को गलती कर देंगे। हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। यहाँ पर Cr2O7 ये कन्वर्ट हुआ SO3 एसिडिक मीडियम में बाद में डालूंगी, ये SO4 है, और ये क्या है हमारे पास में Cr+3 है। और क्वेश्चन में यहाँ पर 2 और दे दिया था उठा के, ना भी देते तो भी चलता, मान के चलो ना दिया है। ये क्या हो गया +6 है, 3 6, यहाँ पर ये क्या आ रहा है +4 आ रहा है, यहाँ पर +6 आ रहा है, और इधर हमारा 0 नहीं, इधर हमारा +3 है। +6 से +3 कितने का डिफरेंस, +6 से +3 कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3, लेकिन 2 एटम से 1 एटम बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 2 दे दिया था तो हम 2 मान के चल सकते हैं, तो 3 का डिफरेंस। यहाँ क्या है +4 से +6 कितने का डिफरेंस, आपका 2 का डिफरेंस। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 2 को तो उधर ले जाना है और इसको क्या ले जाना है, 3 को इधर ले जाना है। मतलब ये तो आपका क्या हो गया 4 हो गया, या ये 2 आपको मिसिंग कर रखा है शायद तक, देखते हैं अभी बैलेंस करके। और 3 हमारे पास में यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 का डिफरेंस, ये हमारे पास में 3 का डिफरेंस ये हो गया। अब H2 और वो बैलेंस करने, तो पहले तो हम देखते हैं ABC पूछा था एक क्रोमियम का। अगर हम एक क्रोमियम की बात करते हैं तो Cr2 से तो ज्यादा होगा नहीं, तो 1 होगा। आंसर आपका ये होगा या फिर ये होगा। 3 का डिफरेंस आएगा, 8 का तो आएगा नहीं। बी जो होगा आपका क्या होगा 3 होगा, ये आपको दिख ही रहा है, तो आपका आंसर ये सीधा सीधा सेट हो गया। H2O तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। 3 यहाँ पर थे, केवल यहाँ पर 3 और 7 थे, यहाँ पर कितने थे 7 थे, 8 9 10, तो उधर हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग कर लेंगे। तो आसान क्वेश्चन बैलेंसिंग का। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है बहुत जल्दी से हो जाएगा, वो भी बहुत टाइम नहीं लेगा हमारे पास में। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेटस की, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में होता है, गैस फिर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल है, रेट ऑफ सब्लिमेशन कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम फिजिकल डिसाइड कर देते हैं। पर ना हमें तो पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें A + BA, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास में C यहाँ पर +D में, तो यहाँ हमें क्या बोला, जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इस पे हमने लगा दिया यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट होती है वो उसके रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है ओनली। तो हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बोल के चल रहे थे यहाँ पर,
rate of forward reaction is equal to directly proportional to Rf is directly proportional to A के ऊपर पावर A और B के ऊपर पावर B. Similarly Rb हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू C के ऊपर पावर C और D के ऊपर पावर D. प्रोपोर्शनल हटा के Kf एंड Kb ले लिया हमने यहाँ पर. Kf A के ऊपर पावर A, B के ऊपर पावर B इज इक्वल टू Kb C के ऊपर पावर C और D के ऊपर पावर D. और इस तरीके से हमने Kc और Kp को डिराइव कर रखा है. यहां से अगर हम लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, Kb by Kf is equal to concentration of C, concentration of D upon यहाँ पर concentration of A and concentration of B. या फिर हम इसे Kc is equal to क्या बोल सकते हैं, Kb by Kf भी बोल सकते हैं. और ये क्या हो जाएगा, Kc क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन रेस्ट टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट टू द पावर 2 देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और कंसंट्रेशन रेस्ट टू द पावर यहाँ पर फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड. ये हमारे पास में Kf, ये आगे कुछ गड़बड़ हुआ है अपना. Kf इज इक्वल टू हमने रखा है ना दोनों को इक्वल, तो अगर C इधर गया ये इधर आएगा, Kf by Kb होगा. ये हमारे पास में Kc की वैल्यू होगी क्योंकि Kb इधर आ रहा है आपका, तब जाके ये इधर जा रहा है, तो ये हमारे पास में वैल्यू होगी. तो हम क्या बोल सकते हैं, Kc बराबर क्या हो गया, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, C के ऊपर पावर मतलब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. और अगर हम इसे Kp की टर्म लिख रहे हैं पार्शियल प्रेशर की टर्म में, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर 2 देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. पर आपको पार्शियल प्रेशर नहीं पता क्योंकि हमने तो गैस स्टेट पढ़ा ही नहीं था. इस बार तो गैस स्टेट हमारे सिलेबस में ही नहीं था. तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डाल्टन्स लॉ के थ्रू निकाला गया. पार्शियल प्रेशर किसी भी एक कंपोनेंट का जो होता है वो होता है टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन याद दिलाने की जरूरत है क्या, मैं मोल में अभी हमें बताई थी. मोल फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल. और टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर निकालेंगे और यहाँ पर हमारे पास उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे. Kc और Kp की यूनिट जो होती है वो वेरिएबल होती है, डिपेंड अपॉन द इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो हम डेल्टा एन बोल सकते हैं, या तो जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पर 2a है, ये b में कन्वर्ट हो रहा है, तो Kc क्या हो जाएगा, गैस स्टेट में होमोजीनियस अगर तो कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन A का स्क्वायर, इसका मतलब मोल पर लीटर हमारे पास में अपॉन मोल पर लीटर का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा पर मोल लीटर. ये हमारे पास में यूनिट हो गई. और यही चीज अगर Kp की टर्म में बात कर रहे हैं तो P अपॉन P का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पर एटमॉस्फेयर. ये हो जाएगी, हर क्वेश्चन में वैरी करेगी Kp और Kc की स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर हमारे पास में यूनिट. तो यूनिट ध्यान रखिएगा. और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन Kp और Kc का, Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT डेल्टा एन. डेल्टा एन क्या होता है आपका, स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट. गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. ये हमारे पास में था Kp और Kc का रिलेशन. दूसरा एक क्वेश्चन जो आता है आपका, जो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं फैक्टर्स की बात कर रही हूँ इसमें, तो फैक्टर्स में पहला एक तो रिलेशन होता है आपका K1 K2 का आपका आपस में रिलेशन. K1 K2 K3 इस तरह के क्वेश्चंस आपके होते हैं जो आपस में रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक अगर हमें दिया लाइक H2 प्लस I2A ये कन्वर्ट हो रहा है 2HI में, इसकी वैल्यू दे दी आपकी K1, और 2HIA अगेन कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर H2 प्लस I2 के अंदर और वैल्यू दे दी K2. ये मैंने बहुत ही बेसिक और सीधा एग्जांपल लिया है. तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनवर्स ऑफ K2. आप सेट कर सकते हैं इस चीज को बहुत आराम से. अगर यहाँ पर स्क्वायर होता नहीं होता तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इक्वेशन है. तो ये एक आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, नीट के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ये K1 K2 K3 का रिलेशन. दूसरा जो फैक्टर है वो आपका टेम्परेचर पे चला जाता है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट रिएक्शन की बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग K1 K2 का रिलेशन है आपका केमिकल काइनेटिक्स में भी डिराइव करते हैं आप. ये डेल्टा H अपॉन 2.303 R
अपॉन 1/T1 माइनस 1/T2 स्लोप की वैल्यू होती है आपकी डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। ऐसे ही अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपका आने वाले फिजिकल में 5 बार और घूमने वाला है। गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज वर्क डन के अपोजिट जो फोर्स लगता है वो आपका होता है 2.303 RT log Kc। Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc इज इक्वल टू Qc इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये क्या होता है मैडम Qc? Qc इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। जैसे हम रिएक्शन के अंदर Kc निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर Qc निकालते हैं। डिफरेंस क्या है? केवल यहाँ पर Qc एट पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना है, और Kc ओवरऑल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो Kc Qc अगर हम बोल रहे हैं Qc की वैल्यू अगर Kc से कम है, इसका मतलब रिएक्शन आपकी क्या होगी? डायरेक्शन बताने के काम आती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। Qc की वैल्यू अगर Kc से ज्यादा है तो मतलब रिएक्शन की वैल्यू जो होगी ये क्या होगा? आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और Qc अगर Kc के इक्वल है इसका मतलब सिस्टम जो होगा आपका इक्विलिब्रियम पे होगा। डायरेक्शन बताने के काम आता है हमारे पास। सिमिलरली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और जीरो होती है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है। एक आता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्या बताता है? यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, अल्फा होता है वेपर डेंसिटी गिवन माइनस नोन वेपर डेंसिटी माइनस अननोन वेपर डेंसिटी n-1। अब n अभी तक तो क्या था हमारे पास? स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था। यहाँ n क्या है आपका? स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास में क्या होगा? यहाँ पर n फैक्टर जो होगा वो होगा यहाँ पर अल्फा में, या फिर मोलर मास की टर्म में तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है? ध्यान दीजिए, दिमाग पे जोर डालिए, हम मोल पढ़ चुके हैं, उसी के बेसिक्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर। वेपर डेंसिटी आपकी क्या होती है? मोलर मास बाय 2। ये हमारे पास में क्या होती है? यहाँ पर वेपर डेंसिटी होती है। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको नोन वेपर डेंसिटी नहीं दे रखी होगी, या तो अननोन दे रखी होगी, या हमें कैलकुलेट करनी होगी। और अगला कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल सेट करने के लिए केपी और केसी का रिलेशन। जैसे अगर हमारे पास में है 2a है, ये अगर मैं बोल दूं सिंपल b प्लस सी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के इनिशियल मोल की बात करते हैं, टाइम 0 है, स्टार्टिंग में हमने मान ली इसके 2 मोल ही है, इसके 0 इसके 0 है, तो एक टाइम बाद में ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 माइनस एक्स बाई वी, वॉल्यूम जो भी होगा ये एक्स बाई वी और ये एक्स बाई वी। अगर हमारे पास होमोजीनियस है तो सब कंसीडर करते हैं, पर हेट्रोजीनियस कंडीशन के अंदर समझेगा, हेट्रोजीनियस में सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर हम क्या लेके चलते हैं? यहाँ पर 1 लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में है, और इसे केपी की टर्म में लिखना है तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इन दोनों का 1 होता है, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी इस न्यूमेरिकल से इस सेट से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने होते हैं, इससे सेट करते हैं। जैसे अगर हम Kc की बात करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? x बाय वी का x बाय वी अपॉन यहाँ पर प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन x बाय सी, या तो x गायब होगा आपका या फिर हमारे पास में Kc गायब होगा। सिमिलरली Kp निकाल लेंगे, Kp के लिए बस हमें पार्शियल प्रेशर एक्स्ट्रा निकालना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ली चैटलियस प्रिंसिपल की। ली चैटलियस प्रिंसिपल भी अच्छा टॉपिक है, ये आपका आगे भी यूज होता है, लाइक अभी सॉल्यूशन वगैरह में भी यूज होगा। एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। यहाँ सिस्टम में क्या बोला? ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है इक्विलिब्रियम का। यहाँ क्या बोला गया? सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहने के लिए एक्सटर्नल होने वाले चेंजेस को इस तरीके से एक्सेप्ट करेगा कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहे। तो अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कंसंट्रेशन की। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी? इक्विलिब्रियम पे आने के लिए प्रोडक्ट का बढ़ाना चाहेगी तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज करेंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो तो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम वॉल्यूम से समझ लेंगे उस चीज को। प्रेशर की बात करते हैं, अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं अगर, तो यहाँ बोलते
जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जहां पर कम होंगे, रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 के कंपेयर में ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर डेल्टा एन की वैल्यू कम आ रही है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर 0 है तो कोई शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है आपका, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है यहाँ पर, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ये हमारे पास में कंडीशन होती है। एक हमारे पास अलग से कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इनर्ट गैस को अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे पास में कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है तो उस कंडीशन में अगेन वही कंडीशन हो जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस कंडीशन पे वहां पर जाना शुरू कर देगी। तो ये इनर्ट गैस ऐड करने पर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे ली चैटलर्स को हम यूज करके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log QC। ये तो क्या है हमारे पास में गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन है। डेल्टा जी क्या है आपके पास में, गिब्स फ्री एनर्जी है, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। और एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम QC जो होगा KC इक्वल होगा, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो डेल्टा जी नॉट हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, -2.303 RT log KC। ये रिलेशन हम यहां से लेके आते हैं, इससे भी आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल सेट हो जाता है। दूसरा वेंट ऑफ इक्वेशन जो हम आगे पढ़ चुके हैं अभी फैक्टर्स के अंदर। तो ये हमारे पास में ऑल ओवर था थ्योरी के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्विकली सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपके डील किए जा सकते थे, यहाँ पर हमारे पास में वो हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यूशन में ही ले लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल्स है मैंने वो साथ में ही डाल रखे हैं, तो हम इकट्ठे न्यूमेरिकल्स करेंगे उनके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम। डरा देता है क्या चैप्टर, थोड़ा 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 ना ज्यादा ही, आधे बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं ना, ये तो छोड़ देंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ जाएंगे, कुछ नहीं होता। बहुत बहुत कुछ होता है भाई, ऐसा नहीं होता। बूंद बूंद से भर के सागर बनता है ना, वैसे ही अगर एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर छोड़ते गए तो हो लिया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस कर लेंगे हम, कुछ ट्रिक्स बता दूंगी मैं यहाँ पर, तो शायद आपको आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा इजी लगने लगे। आयनिक में क्या सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन आई थी, जिसके अकॉर्डिंग बताया कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर करंट पास करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट होकर अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में हमारे पास में ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी आई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला गया, ये रिलेशंस जो हैं एक बार हम लिख के कर लेते हैं इन्हें। कोई भी अगर हमारे पास में मेटल है, लाइक एसिड है, HA है, ये अगर डिसोशिएट हो रहा है H+ और A- में, स्टार्टिंग में हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका कंसंट्रेशन यहाँ लिख के चल रहे हैं, टाइम 0 है, अगर इसका कंसंट्रेशन 0 0 0, एक टाइम बाद में ये C1 - अल्फा हो गया, ये आपका C अल्फा हो गया, और ये आपका C अल्फा हो गया एक टाइम बाद में। तो आपका Ka का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 - अल्फा, ये C कैंसिल हो गया, तो Ka की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि हम 1 - अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 5% से हमारे पास में कम होती है। तो ये हमारे पास में ऑलमोस्ट 1 मान लेते हैं, तो Ka बराबर क्या हो गया, C अल्फा। C की जगह 1/C की जगह हम वॉल्यूम रख सकते हैं, एक मोल का कंसंट्रेशन मतलब मोलिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं, √V भी रख सकते हैं यहाँ पर। और H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका, एसिड है तो H+ का कंसंट्रेशन C अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली Kb की वैल्यू अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेस के लिए बात करते हैं, तो सेम कंडीशन हो गई, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb/C हो जाएगा हमारे पास में, या Kb.C रख सकते हैं, वहां OH- का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। ये दोनों हम pH निकालने के काम में लेते हैं। अब pH क्या होता है आपका, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ होता है,
पीओएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच माइनस होता है, पी के हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, और पी के बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ यहाँ पर हमारे पास में के बी। अगर हमें पीएच निकालना है किसी भी एसिड का, तो उस कंडीशन में हम सीधा का सीधा क्या ले लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास में है 10 की पावर यहाँ पर -2 मोलर HCl, तो हमें पता होना चाहिए ये कंसंट्रेशन H प्लस जो दे रखा है नॉर्मेलिटी की टर्म में लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास में 10 की पावर -2 जो है नॉर्मेलिटी की टर्म में भी यही होगा वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने में, तो पीएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस दैट इज 10 की पावर -2, ये हमारे पास में हो जाएगा, और ये माइनस है तो -2, तो पीएच की वैल्यू क्या हो गई 2। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो हम सीधा पीएच इसकी टर्म में निकाल लेते हैं कि डब्ल्यू आपको पता होगा यहाँ पर H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल होता है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन की, OH माइनस के कंसंट्रेशन की वो होता है आपका 10 की पावर -14, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। न्यूमेरिकल्स के अंदर ये आपका दोनों टर्म्स काम आएगी। KW हमारे पास में क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये हमारे पास में क्या हो गया, आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगला, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सीधा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ POH की वैल्यू से निकाल सकते हैं हम। दूसरा, अगर मिक्सचर के क्वेश्चंस होते हैं तो ये क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी मोल में करा चुकी हूँ, नॉर्मेलिटी की टर्म में निकालते हैं, दो एसिड या दो बेस को मिक्स करते हैं, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी हमारे पास में N1V1 प्लस माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सिमिलर टू OH माइनस की भी इसी टर्म में हो जाएगी, जो OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पीएच निकाल लेते हैं यहाँ पर। तीसरा, अगर हम वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वीक एसिड अगर हम बात कर रहे हैं तो H प्लस का कंसंट्रेशन हम वहां पर निकाले हुए थे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी, ये यहीं से आया है, H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ के सी, इसी के पीएच ले रखे हैं हमने, केवल कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट। सिमिलरली पीओएच कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पी के बी माइनस लॉग सी। तो ये हमारे पास में क्या था, पीएच का बेसिक आइडिया होगा। फिर हम बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक की, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की, जिसमें आपको रट्टा मारने पड़ते हैं बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन बहुत आसानी से याद रखे जा सकते हैं, डरने का नहीं बिल्कुल। आपको क्वेश्चन देख के बस समझ में आना चाहिए, हाँ भाई ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है और यहाँ से पुट किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, जो कि हमारे पास में हाइड्रोलाइज होने पर आयनिक होता है, एनायनिक होता है। अब देखिए हमें कैसे याद रखना है, अगर वीक एसिड है इसका मतलब ये डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं होगा। KH दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है। ये हमारे पास में क्या होता है, KW तो ऊपर रखना ही रखना है, हर केस में KW वाटर का ऊपर रहेगा। KA ले लिया हमने वीक एसिड से, अगर इतना याद रहा तो कर लोगे। H क्या हो जाएगा, KW बाय K इंटू सी हो जाएगा, और पीएच क्या होगा, K की टर्म में जाएगा, तो ये क्या इसी का लॉग ले लो, हाँ 7 आ जाएगा KW की वैल्यू प्लस PKA प्लस लॉग C, ये हमने इसी का लॉग ले लिया। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास और वीक बेस है, वीक बेस है मतलब K भी आ जाएगा, यहाँ पर भी K भी चला जाएगा, और हाफ ऑफ K भी माइनस लॉग C हो जाएगा। वीक एसिड और वीक बेस है मतलब दोनों पे डिपेंडेंसी है, तो दोनों को ले लो, वीक एसिड को भी ले लो और वीक बेस को भी ले लो, यहाँ पर दोनों पे डिपेंडेंसी हो गई, यहाँ K इंटू के भी हो गया, C हट जाएगा क्योंकि C स्क्वायर का कैंसिल हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ पीकेबी। अगेन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज ही नहीं होता, इसका आंसर सीधा होता है 7। न्यूमेरिकल देख के आपको पता होना चाहिए, हाँ भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन है, तो हमें सीधा आंसर टिक करना है। अगर कोई पोलोप्रोटिक अगर एसिड है तो हम केवल सीधा Ka की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, K1 इंटू K2 इंटू K3, जैसे H3PO4 है, एक बार H प्लस निकला Ka1 हो गया, फिर एक बार और निकला Ka2 हो गया, ऐसे वैल्यूज दे रखिए, वो एक इजी क्वेश्चन होता है आपका। फिर हम बात करते हैं अगेन यहाँ पर एक टॉपिक, बफर। क्या होता है बफर, बफर होता है हमारे पास में ऐसे सॉल्यूशन जो अपना पीएच रेजिस्ट कर सकते हैं। रेजिस्ट कर सकते हैं मतलब थोड़ा सा एसिड डाला तो उसका पीएच नहीं बदल रहा, थोड़े से अमाउंट में बेस डाला तो नहीं बदल रहा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नहीं बदल रहा, या लॉन्ग लास्टिंग रखने पे नहीं बदल रहा, दैट इज बफर। और बफर के लिए हमारे पास में दो कंडीशंस होती है, एक आपका होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है आपका बेसिक बफर।
अब इनका डेफिनेशन भी पूछा गया है 2023 के अंदर नीट में, आपका सीधा इसका डेफिनेशन पूछ लिया था। एसिडिक में क्या याद रखना, याद करने के मैं तरीके बताती जा रही हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो जिससे। ये देखिए जहां पर भी वीक है ना वो कंपाउंड उसी में खेलता है। वीक एसिड उसका सॉल्ट कॉन्जुगेट बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। जैसे CH3COH क्या है, वीक एसिड है। NaOH आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका सॉल्ट लिया हमने इसके साथ में, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। बेसिक का क्या मतलब हो गया, हमारे पास इक्वेशन हो गई। पीएच का फॉर्मूला होता है यहाँ पर पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ऊपर और एसिड का कंसेंट्रेशन नीचे। बेसिक बफर क्या हो जाएगा, खुद डेफिनेशन बना लेंगे। अब बेसिक का क्या हो जाएगा, वीक बेस उसका सॉल्ट कॉन्जुगेट एसिड के साथ में, तो यहाँ पर के भी आ जाएगा बस और पीओएच आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन हेसेलबेथ इक्वेशन। सीधी अगर आपको पेपर में इक्वेशन भी पूछ ली तो आपको ये पता होना चाहिए इसी वाला का नाम है, कोई अलग से उठ के नहीं आई है कहीं से इक्वेशन, यहीं से उठ के आई है इक्वेशन, हेंडरसन हेसेलबेथ इक्वेशन। बेटा कब से पढ़ाए जा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई पॉज नहीं। ये एक रीजन होता है मेरा, पिछले साल जो मैंने वन शॉट दिए थे वो भी इसी फ्लो में दिए थे। पूरे साल खूब जाती है बच्चा आप लोगों की मजाक मस्ती, टाइम पास भी क्लासेस में बहुत होता है, लेकिन अब टाइम नहीं है। एक एक मिनट आपका आखिरी टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। अगर 5 से 10 मिनट भी अगर आप मजे मस्ती में या शायरियों में बर्बाद कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो सीरियसली वो 5 से 10 मिनट नहीं होंगे, फिर आपका मन मचलेगा, फिर आप कुछ और रील्स पे जाएंगे, तो उनको अभी बिल्कुल भी साइड। अगर आपने YouTube खोला है और आप कंटेंट पे आए हैं तो आप केवल कंटेंट को ही एब्सॉर्ब करके वहां से जाइए। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो वो 10 मिनट आपको कितना पीछे ले जाएंगे, कितनी रैंक पीछे ले जाएंगे उसका अंदाजा भी नहीं है अभी आपको। तो प्लीज इस टाइम पे लास्ट के 10-12 दिनों में आप पूरी तरीके से आप अपने आप को झोंक दीजिए। इस साल ही हमें ऐसे कॉलेज में जाना है जो हमें डॉक्टर बना के निकालेगा, हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। उस शिद्दत से आपकी तैयारी होनी चाहिए। बफर कैपेसिटी, कैपेसिटी नाम से ही पता पड़ रहा है क्या, बफर कैपेसिटी हमारे पास में क्या होती है, कितने मोल्स किसी भी एसिड और बेस के पर लीटर पे हमारे पास में प्रेजेंट है जो चेंज होने वाले पीएच को रेजिस्ट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है सीधा, इसका एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कोई ना, एक बफर और होता है, ये दोनों आपके एग्जांपल जो है ना वो मिक्स्ड बफर के हैं, और जो आपका सिंपल बफर का एग्जांपल होता है ना वो है आपका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का ही थर्ड वाला केस। अलग से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दो तो हम पेपर में एग्जांपल क्यों याद करके जाए, इसीलिए मैंने इसी पर डब्बा लगाया था केवल। दिस इज सिंपल बफर, वीक एसिड और वीक बेस का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल बफर, जिसके पीएच का फॉर्मूला है 7 + हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ पीकेबी। ये हमारे पास में हुआ बफर, बफर का सारा गेम। इंडिकेटर्स पहले तो क्या मैं बोल देती थी छोड़ दो, अब नहीं बोलूंगी क्योंकि 2022 में आया क्वेश्चन इंडिकेटर्स के ऊपर, थोड़ा सा रंग वंग थोड़ा याद रख के जाइएगा इसका। इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे पास में, जो हमारे पास एसिड और बेस का इंडिकेशन देते हैं, कि जैसे लिटमस पेपर तो है आपको सबको पता होगा, या फिर फेनोल्फथालीन है ये आपको पता होगा, तो इनके एग्जांपल्स थोड़े से याद रख के जाइएगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है इंडिकेटर का, अगर हम पीएच निकालते हैं जो भी पी के इंडिकेटर का होता है, आयनाइज फॉर्म जो भी होता है अपॉन अनआयनाइज फॉर्म जो भी होता है, मतलब आयनाइज मतलब H+ और I- का कंसेंट्रेशन और HIN- का कंसेंट्रेशन। अगर हमारे पास में यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरा अगर हम NaOH की बात करें, फिनोल्फथालीन 100% इंडिकेट करता है उसे, Na2CO3 है हमारे पास 50% हमारे पास में रिएक्शन जाती है NaSCO3 के साथ में, NaSCO3 के साथ में हमारे पास में रिएक्शन ये इंडिकेट नहीं करता, लेकिन मिथाइल ऑरेंज ये 100% इंडिकेट करता है एसिड और बेस के साथ की रिएक्शन ये हमारे पास में। तो आपको ये कलर चेंजेस और ये सब है ना इंडिकेटर्स के, वो आपको याद होने चाहिए यहाँ पर। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब नीट वाले बच्चों के लिए मैं स्टार मार्क टॉपिक बोलूंगी वापस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आपका आयनिक से सेट होता है जनरली। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, ये हमारे पास में एक थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में लिखा है, मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। जैसे अगर हमारे पास में ए बी है
सॉल्युबिलिटी क्या होती है आप लोगों को सबको पता होगा, कितना सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर मिक्स है। फॉर एग्जांपल A प्लस और B माइनस में टूट रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा आपका S स्क्वायर। मतलब हमें आगे और पीछे दोनों हमें क्या करना होता है, दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है पावर्स को प्लस। अगर हमारे पास में लाइक फॉर्मूला है AB2 और A2B, तो हम क्या करेंगे A और यहाँ पर टूटेगा, ये क्या टूटेगा A प्लस 2 और 2B माइनस, ऐसे टूटेगा। तो ये हमारे पास में S हो गई इसकी सॉल्युबिलिटी। ये स्टाइकोमेट्री आगे भी होती है और ऊपर भी होती है। और KSP जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4S का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हम डिराइव करते जाते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास में AB3 आ जाएगा, AB3 आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे A प्लस 3 और 3B माइनस, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, यहाँ पर A3B भी हो सकता है, सेम फॉर्मूला निकलेगा। ये S हो गया, ये 3S हो गया, तो KSP बराबर क्या हो गया आपका S 3S का क्यूब, तो ये हो गया आपका 27S का 4। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ये रिलेशंस अगर आपको डायरेक्टली इस तरीके से याद है तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। अब अगला हम यहाँ पर देखते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है। एप्लीकेशन में हम प्रेसिपिटेशन निकालने के काम में लेते हैं। एक तो इसे अगर आपकी यहाँ आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर KSP के कंपेयर में कम होती है, इसके कम सॉरी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, वहां पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अगर कम होती है तो इसका मतलब जस्ट कंपाउंड अनसैचुरेटेड प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, और अगर इक्वल है तो कंपाउंड जस्ट सैचुरेटेड है, प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होगा। एक एप्लीकेशन तो आपकी ये है। दूसरी एप्लीकेशन आपकी आती है कॉमन आयन इफेक्ट की। कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला, जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है जिसका कॉमन आयन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम कर देता है और रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ AB में अगर CV डाल दिया तो B का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये रिएक्शन को डिसोसिएट होने के बाद में बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसी एप्लीकेशन बेस पर हमारे पास कुछ रिलेशंस निकालते हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ AB इज एडेड इन CV, हमें यहाँ पर इसको ऐड करते हुए KSP और S का रिलेशन निकालना है। अगर हमें बोला CV में ऐड किया है मतलब हमें KSP इसका लेना है, ये क्या हो जाएगा C प्लस और B माइनस हो जाएगा हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या है, हम X लेके चलेंगे। हमें सिर्फ यही याद रखना है जो हमारे पास में ये है इसका कंसंट्रेशन X ले रहे हैं, और जिसे ऐड किया जा रहा है उसका कंसंट्रेशन हम C ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा A प्लस और B माइनस, इसका कंसंट्रेशन C हो गया। जब हम KSP लिखेंगे तो B ऐड हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा C और B का कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पर X प्लस यहाँ पर X प्लस C हो जाएगा। हायर पावर्स X की जो होती है उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। KSP इज इक्वल टू क्या होगा X स्क्वायर प्लस XC हो जाएगा। हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा XC। ये हमारे पास में पहला रिलेशन। ऐसे ही दूसरा रिलेशन, सेकंड रिलेशन अगर मैं बात करूं, अगर हम बोल रहे हैं A2B इज एडेड इन AB, अगर हमारे पास में या AB इज एडेड इन C2B कर दो, चेंज कर दो कंपाउंड इन C2B, ये अगर हमारे पास इस तरीके से है तो यहाँ पर जो रिलेशन निकलेगा वो आपका मैं डायरेक्ट लिख के दे देती हूँ जिससे पेपर में आपको आसानी हो जाए। XC स्क्वायर ये आपका यहाँ पर रिलेशन हो जाता है, ये हमारे पास में रिलेशन हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में सीधी सीधी आपकी हेल्प करते हैं। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे, फटाफट से पहले वो आयनिक के लेते हैं, फिर हमारा 11th में केवल बचेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स, वो भी अभी डन करते हैं। फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम एंड यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्यू दे दी -Q। जैसे ही मैंने ये देखा मेरा चमका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर उसके बाद में रिएक्शन बोला फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ मोल चेक कर लीजिए 4 मोल है, यहाँ टोटल मोल 2 है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। एक्सोथर्मिक है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं, प्रेशर का बढ़ना और टेम्परेचर का लो होना और कंसंट्रेशन ऑफ H2 का बढ़ाना सब भगाएगी रिएक्शन को आगे वाले में। ली चैटलर्स का क्वेश्चन था, री में आया था आपका नीट 2024 के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। फॉर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम A2B, ये K1 K2 के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आराम से कर सकते हैं मेरे ख्याल से। K1 को अगर लिखते हैं हम तो क्या लिखेंगे A3B का
स्क्वायर अपॉन A2 का क्यूब अपॉन B2, ये लिखेंगे यहाँ पर। और अगर हम K2 की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, B2 का, यहाँ पर B2 का हाफ, A2 का 3/2 और A3B का हमारे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर स्क्वायर है। अब इसको मैच कैसे करते हैं, उल्टा तो दिख रहा है आपको पूरा, तो हम इसमें केवल इतना दिमाग लगा दें कि इसको अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ये मिल गया। इससे इंटू 2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिल गया। इंटू 2 करेंगे तो ये 3 बच जाएगा। इसका मतलब हम सीधा क्या बोल सकते हैं, K1 इज इक्वल टू K2 का इनवर्स, और K2 पे हमने क्या लिया, स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में, K2 का स्क्वायर नहीं, रूट में ले लीजिए, रूट में नहीं, हाँ K2 इज रूट ऑफ K1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में बहुत आराम से रिलेशन निकाल सकते। डरावना दिखते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बस कॉमन सेंस के आपके क्वेश्चन होते हैं जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन सील्ड N2O2 और NO का कंसंट्रेशन दे रखा है। 0.1 मोल ऑफ NO इज टेकन इन अ क्लोज कंटेनर, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो केसी निकाल लें, तभी तो अल्फा निकलेगा। अगर हम केसी निकालेंगे तभी अल्फा निकलेगा। सी, केसी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट N2 का कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻³ O2 का दे रखा है 4.2 इंटू 10⁻³ अपॉन यहाँ पर 2.8 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास में वैल्यू दे रखी है। यहाँ से केसी निकल जाएगा। और हमें बोला 0.1 मोल पर लीटर हमारे पास में ऑफ NO इज टेकन इन अ क्लोज कंटेनर। इनिशियल दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ 2NO है, ये कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस O2 में। स्टार्टिंग में इसके कितने 0.1, इसके 0, इसके 0, एक टाइम बाद हमें क्या हो जाएगा, टाइम 0 था, ये हो जाएगा 0.-2 अल्फा, ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, ये केसी के इक्वल इसको रखना है, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 4.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 0.1 - 2 अल्फा। सिर्फ आपको ये सॉल्व करना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ये 0.717 इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, आप देख लीजिएगा एक बार। अगला हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगेन 2A C KC दे रखा है आपको गिवन कंपोजिशन में, ABC का कंसंट्रेशन भी दे रखा है। करेक्ट स्टेटमेंट, रिएक्शन टेंडेंसी। अच्छा KC दे दिया, कंसंट्रेशन दे दिया, मतलब QC निकाल लेते हैं। तो QC हमारे पास में क्या हो जाएगा, QC आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन B और C का 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर लिख दूं मैं सीधा, और नीचे 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो एक अपने आप ही आ रहा है, एक स्क्वायर। तो ये तो सीधी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, ये तो 1 आ गया। QC की वैल्यू अगर हमारे पास में ज्यादा है KC से, 10⁻⁻1 थी, अगर QC की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन हमारे पास में क्या चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, यहाँ पर KP एंड KC आर नॉट इक्वल, KP KC नॉट इक्वल, दैट मींस हमारे पास में डेल्टा N की वैल्यू 0, डेल्टा N की वैल्यू 0 मतलब स्टोइकियोमेट्रिक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये तो 2 - 1 हो रहा है, 1 आ रहा है। ये हमारे पास में 2 - 2, यही आंसर हो गया आपका, 0 हो गया। ये हमारे पास में 1 - 1, ये भी हमारे पास में हो सकता था गैसीय स्टेट में। KP एंड KC आर नॉट इक्वल बोला था ना, इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो गया आपका, ये हमारे पास में इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 - 2, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 आ रहे हैं। 2 - 2 0, यहाँ पर भी हमारे पास में 2 - 2 0, तो केवल ए आंसर हमारे पास में यहाँ सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत इजी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं आपके। अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं। लगता था मुझे कि डरा रहे हैं आपको, मुझे नहीं लगता आप डराएंगे। रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, हमें बोला AgCl की हमारे पास में 0.1 मोलर KCl। अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर एक के अंदर दूसरा डाल दिया जाए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर निकालना है हमारे पास में, S की वैल्यू हमें KSP, एक तरह से ये जो हमारे पास ऐड किया जाता है इन KCl, इसका मतलब ये आपको X की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर।
x इज इक्वल टू 0.1 मोलर दे रखा है, हमें KSP की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 10 की पावर -10, और AgCl हमारे पास में, इसका हमारे पास में रेशो निकालना है, रेशो ऑफ AgCl इन दिस और सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। हमारे पास दो कंडीशन में निकालना है, एक तो सॉल्युबिलिटी इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर होता है, यहाँ पर S का स्क्वायर होगा तो S क्या हो जाएगा, यहाँ पर S की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 की पावर -5 हो जाएगी यहाँ पर। और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ 0.1, तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है XC, ये होता है, ये हमारे पास में KSP अगर हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 0.1, और x की वैल्यू यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ हमारे पास में क्या है, x की वैल्यू KSP की वैल्यू 10 की पावर -10 दे ही रखी थी, तो हमें C निकालना था, केवल यहाँ पर सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी एक तरह से 10 की पावर -9 आ गई, यहाँ से आपकी सॉल्युबिलिटी क्या आ रही है 10 रेज़ टू द पावर -5 आ रही है। दोनों का आपका रेशो निकालना था, मतलब 10 रेज़ टू द पावर -5 अपॉन -4, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -4। ये आपका क्या हो गया, बहुत आराम से निकल जाने वाला क्वेश्चन था सॉल्युबिलिटी का। अच्छा क्वेश्चन बोलूंगी पर मैं से, ये आपका इंडिकेटर्स वाला क्वेश्चन आ गया। विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइलिक एसिड। हमने अभी अभी देखा था फिनोफ्थलीन को यूज करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, याद करने वाला क्वेश्चन था आपका इंडिकेटर का। नीट 2024 में आया था, 3 में भी नहीं आया था, 4 के क्वेश्चन से ये। एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, अभी अभी तरीका बताया था। एसिडिक बफर क्या होते हैं, वीक बेस और वीक एसिड। अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक बफर, तो वीक एसिड उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के, जैसे CH3COH होता है, एग्जांपल भी लिया था हमने CH3COH प्लस CH3COONA, मतलब वीक एसिड उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, वो क्या होता है आपका एसिडिक बफर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, 0.01 मोलर एसिडिक एसिड सॉल्यूशन इज 1% आयनाइज्ड, और हमें पीएच निकालना है। तो मतलब कंसंट्रेशन दे रखा है आपका 0.01 मोलर, अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 1%, मतलब 1/100, और हमें पीएच निकालना है, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, एसिडिक एसिड है तो H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है आपका C अल्फा। इसका मतलब ये क्या हो गया 0.01 इंटू 1/100, ये हमारे पास में, इसका मतलब ये क्या हुआ 100, इसका मतलब 10 की पावर -4 H प्लस का कंसेंट्रेशन हो गया। तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस की वैल्यू, मतलब 10 की पावर -4, ये क्या हो जाएगा आपका 4 log 10, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी वैल्यू 4। तो पीएच का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 4 हो गया, पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से, दो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के बेसिक मिला रखे थे हमने केवल यहाँ। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ 0. यहाँ पर क्या बोला, मोलरिटी दे रखी है सोडियम एसिटेट की, मतलब CH3COONA, इसकी हमारे पास 0.10 मोलर और 50 ml दे रखा है, एडेड विद एसिडिक एसिड, मतलब ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, आपको देखते से ही पता पड़ना चाहिए, वीक एसिड उसका सॉल्ट उसका मिक्सचर। तो ये हमारे पास में क्या है 0.01 हमारे पास में है, और हमें क्या दे रखा है pKa की वैल्यू भी दे रखी है, pKa की वैल्यू आपको दे रखी है 4.57। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में कुछ भी बच रहा है, आपको सिर्फ पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, जो भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमारे पास में 0.10 अपॉन एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है 0.01। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, यहाँ पर क्या है 4.57 है, अगर हम बात कर रहे हैं 4.57, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा इंटू 100 यहाँ पर, और यहाँ पर भी इंटू 100, तो ये हमारे पास में log 10 बच रहा है, log 10 की वैल्यू 1, मतलब 1 प्लस में चला जाएगा, ये केवल 1 प्लस में चला जाएगा, दैट मीन्स 5.57, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर जो बच रहा है आपका 11th का, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक मुझे लगता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा होगा, आपके क्विकली बहुत जल्दी न्यूमेरिकल्स के साथ में यहाँ पर फॉर्मूले
जो है वो रिवाइज होते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते जा रहे हैं। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो आपको पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक समेटा हुआ मिलेगा, स्मॉल पैकेट्स में बड़ा धमाका। एक तरीके से बहुत ही कम ड्यूरेशन में मैंने पूरी थ्योरी के साथ में सारे कॉन्सेप्ट्स डील करते हुए पीवाईक्यू के साथ में पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं मैं चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आगे बढ़ने से पहले, जिससे आप केमिस्ट्री में एटलीस्ट नीट के अंदर 180 आउट ऑफ एटलीस्ट 160 प्लस 1 मार्क्स तो गेन कर ही सके। अगर जितना मैं आपको डिलीवर कर रही हूं उतना आप एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं तो मैं गारंटी देती हूं 160 प्लस मार्क्स आप आराम से गेन कर पाएंगे केमिस्ट्री के अंदर। चलिए थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स नाम से ही पता पड़ रहा है हीट का एक्सचेंज। जब हम बात करते हैं हीट के एक्सचेंज की तो यहां पर हमारे पास में प्रोसेसेस के अलावा पहले तो हम देखते हैं 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हो गया आपका, जिसमें एनर्जी और हीट दोनों ही ट्रांसफर हो रही है। क्लोज सिस्टम का मतलब जिसके अंदर एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो रही है लेकिन मटेरियल आपके पास में ट्रांसफर नहीं हो रहा। आइसोलेटेड मतलब दोनों ही नहीं हो रहे। दूसरा प्रोसेस के बेसिस पर अगर हम बात करें, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक, ये आपके पास में यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल नाम से ही पता पड़ रहा है जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कांस्टेंट और डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 ये अलग अलग बातें हैं। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना और चेंज इन टेम्परेचर ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आइसोबारिक हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट होना, एडियाबैटिक मतलब हीट एक्सचेंज होता है वो हमारे पास में 0 होना, कांस्टेंट होना। इसी के साथ में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि यहां पर किस पे डिपेंड करेगी किस पे नहीं करेगी, कंफ्यूजन हो जाता है। इंटेंसिव इधर से याद रखना, इंडिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हमने क्या बोल दिया यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स बिल्कुल खटाखट याद रख के जाइएगा। एक्सटेंसिव जो होती है इसका मतलब क्या हो गया, जो डिपेंड करती है डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गई आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। कोई भी वर्क डन हो गया हमारे पास में, ये क्या हो गया एंट्रोपी हो गई, ये सब क्या हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये एग्जांपल्स जितने भी है ना इसके, ये आपको गो थ्रू करके जाने हैं क्योंकि एग्जांपल आपके सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डन की, वर्क डन हमारे पास में क्या होता है, ऑन दी सिस्टम होता है या बाय दी सिस्टम होता है। वर्क डन अगर ऑन दी सिस्टम है तो वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, अगर बाय दी सिस्टम है तो नेगेटिव लेते हैं। ऐसे ही अगर कहीं लिखा है क्यू, एनर्जी की बात करते हैं, अगर एनर्जी, अगर हम बोल रहे हैं हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, अगर हम बात करें हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, इसका मतलब जो हमारे पास डेल्टा एच है या क्यू है वो क्या लेके चलेंगे हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेके चलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलेंगे। और इसी से आता है हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बोला कि एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो हमेशा कंजर्व रहती है, तो टोटल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये क्या होता है Q प्लस W। Q क्या है हमारे पास में, कितना हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रहा है, W क्या है हमारे पास में वर्क डन, और डेल्टा U है आपका वर्क जो भी हमारे पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, मतलब टोटल एनर्जी कितनी है इन टर्म्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, हमारे पास आयनिक, रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी, सारे एनर्जीज हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। F यहाँ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है हमारे पास में, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो 3 होती है, डायटोमिक गैस है, लीनियर पॉलीएटॉमिक कंपाउंड से तो 5 होती है, और नॉन लीनियर अगर पॉलीएटॉमिक कंपाउंड से तो 6 होती है। ये हमारे पास में यहाँ केमिस्ट्री में इतना यूज नहीं होगा, फिजिक्स में आपका यहाँ पर ये यूज होता है। एक वर्ड होता है आपका हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आपका क्या होता है यहाँ पर डेल्टा क्यू बाय टी, कितना चेंज आ रहा है एंड हीट के अंदर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। यूनिट होती है आपकी जूल पर, यहाँ पर जूल पर मोल पर केल्विन हमारे पास में यूज होती है। अब एक वर्ड होता है रो, यहाँ पर हमारे पास में ये क्या होता है सीपी बाय सीवी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे
हीट कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। जब हम यहाँ पर रो की केपी की वैल्यू निकालते हैं तो ये होती है आर गामा -1, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम बात करते हैं तो ये होती है आपकी आर गामा -1। अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो वो क्या होती है डेल्टा क्यू एम डेल्टा वी, ये हमारे पास में होती है जूल ग्राम पर मोल पर केल्विन, ये हमारे पास में इसकी यूनिट होती है। तो ये तो टर्म्स हुई कि हीट कैपेसिटी क्या है, सीपी क्या है, सीवी क्या है, डेल्टा ई यू क्या है, हीट हमारे पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है। अब अगर हम वर्क डन अलग अलग प्रोसेस के अंदर निकालते हैं तो ये चारों पांचों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस, अगर हम बोल रहे हैं आइडियल गैस के लिए अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब मल्टीपल स्टेप के अंदर हो रहा होगा। अगर मल्टीपल स्टेप के अंदर हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम या प्रेशर आपका वेरिएबल होगा। इसका मतलब यहां हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 - V1, या प्रेशर की टर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं nRT log P1/P2। ये हमारे पास में हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस है लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम ही जीरो हो गया, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, इसका मतलब हमारे पास में वर्क डन जो हो गया वो हमारे पास केवल एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो DW क्या हो जाएगा, ओनली एक्सटर्नल प्रेशर पे जो वेरिएशन होगा। अगर रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं इसका मतलब प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी जीरो होना और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होना अलग अलग बातें, ध्यान रखिएगा। आइसोबारिक है इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो हो गया कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो गया V2 - V1, P एक्सटर्नल V2 - V1। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंदर अगर एक्सपांशन हो रहा है तो यहाँ पर हम रिलेशन जो है वो सिंपल फॉर्मूले में लेके चलते हैं P2 V2 - P2 V1, जो भी V1 अपॉन गामा -1, गामा -1 क्या है CP/CV अगर कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में, और PV इज इक्वल टू nRT होता है, टेम्परेचर वेरिएशन में दे रखा है तो T2 - T1 ले लेंगे वहां पर। तो ये हमारे पास में क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूले हैं वो है वर्क डन के। तो आपको हर कंडीशन पे याद होनी चाहिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, कब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखना है तब कब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर वैक्यूम लिखा हुआ है या फ्री एक्सपांशन लिखा हुआ है तो बिना सोचे समझे वर्क डन हमारे पास में क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, अगर यहाँ बोल रहे अगर इरिवर्सिबल है एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। नो हीट इज सप्लाइड, इसका मतलब हमारे पास में वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। फर्स्ट लॉ का मेन फॉर्मूला क्या है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या रख सकते हैं -P डेल्टा भी रख सकते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं डेल्टा क्यू -P डेल्टा वी, ये हमारे पास में दूसरा रिलेशन हो गया। और डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होता है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू क्या होता है इंटरनल एनर्जी P डेल्टा वी, ये हमारे पास में रिलेशन होता है। और अगर R की टर्म में बात करें तो CP - CV कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी होती है डेल्टा यू, और इज इक्वल टू क्या हो गया आपका R हो गया, nRT की जगह हमने यहाँ पर R रख दिया। ये थे हमारे पास में मेन फॉर्मूले फर्स्ट लॉ के। अगर हम बात करते हैं सेकंड लॉ के, सेकंड लॉ आपको थोड़ा सा दिक्कत करता है क्योंकि आप फिजिक्स में भी नहीं पढ़ के रखते हैं, बल्कि ये ज्यादा इजी है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या बोला, जो एंट्रोपी होती है आपकी यूनिवर्स की वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है। अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है तो डेल्टा एस जो एंट्रोपी है वो क्या हो गई हमारे पास में सिस्टम प्लस सराउंडिंग। फॉर्मूला जो होता है एंट्रोपी का वो होता है आपका सिस्टम में कितना हीट चेंज हो रहा है हमारे पास में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे अगर हमें बोला जाए डेल्टा एस ऑफ एंट्रोपी ऑफ, अगर हमारे पास में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है इवेपोरेशन, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है इवेपोरेशन हो रहा है, सॉरी लिक्विड गैस में हो रहा है इवेपोरेशन। तो डेल्टा एस ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ हमारे पास में वेपराइजेशन अपॉन टी, इस तरीके से लिख लेंगे। जो भी फेज ट्रांजिशन हो रहा है सॉलिड गैस में हो रहा है 1 मोल में लग रहा है तो कितना हीट चेंज हो रहा है उसमें सब्लिमेशन में अपॉन टी, इस तरीके से लिख देंगे। अगर हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना होता है तो किसी भी सिस्टम के लिए क्या होता है हमारे पास में एन CV एन ln T2 अपॉन T1 प्लस NR log V2 अपॉन V1।
अब यहाँ पर भी कंडीशन वेरी करती है। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसो, अगर हमारे पास कोरिक प्रोसेस दिया, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, T2 T1 पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस दे दिया, इसका मतलब केवल V2V1 या P2V1 पे डिपेंड करेगा। तो ये सिस्टम की हम एंट्रोपी जो होगी वो हम यहाँ पर इससे आराम से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। एंट्रोपी में कितना चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, डेल्टा H इज एंट्रोपी। और गिब्स फ्री एनर्जी अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो हम बोलते हैं यूजफुल वर्क डन के जो भी अपोजिट फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डेल्टा जी बोलते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पे होता है। ये भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डील किया था। इसी के साथ में डेल्टा जी का एक रिलेशन हम यहाँ पर ये भी पढ़ चुके हैं, वर्क डन के अपोजिट जो फोर्स लगता है दैट इज 2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1 हो जाएगा अगर यूजफुल वर्क डन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कितना गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट का है माइनस रिएक्टेंट का। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखने रख दी है, डेल्टा जी जो एलिमेंट्स का होता है गिब्स फ्री एनर्जी का, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आपको मान के चलना है वो जीरो होता है। जैसे N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये दे रखा है तो आपको जीरो लेके चलना है, बाकी का डाटा आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले हो गए आपके सारे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज और साथ में यहीं पर आती है, थर्मोकेमिस्ट्री, मतलब कितना हीट में एक्सचेंज हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो भी हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं एक बार के लिए यहाँ पर। अगर हमारे पास में रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसका मतलब एंथैल्पी प्रोडक्ट की जो है वो रिएक्टेंट से कम होगी। अगर हमारे पास में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब हमारे पास में रिएक्टेंट जो है उसकी एंथैल्पी जो होगी वो प्रोडक्ट के कंपेयर में कम होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब बहुत कंफ्यूजन चलता है, मैंने इसको बहुत ही समराइज करके यहाँ पर आपको बताने के लिए समझाने के लिए बता रखा है। उससे पहले आप एक बार किरचॉफ्स इक्वेशन भी समझ लीजिए यहाँ पर। यहाँ हमारे पास में किरचॉफ्स इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा H1, हमें रेशो में याद होगा ये H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1। ये Cp क्या है आपका, वही हीट कैपेसिटी हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर बात कर रहे हैं तो हम Cv ले लेंगे, अगर प्रेशर पे बात कर रहे हैं तो Cp लेके चल लेंगे। और किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस हमारे पास में बैकवर्ड रिएक्शन अगर हम बात कर रहे हैं, या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसे ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग चीजों में ही अलग अलग बदलती जाती है, कभी हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेते हैं, कभी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं। वहां ध्यान देने की बात है केवल, यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, गैसेस स्टेट में रिएक्टेंट में जितने हैं, मतलब रिएक्टेंट में माइनस प्रोडक्ट हम सीधा लिख सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है आपकी, एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड जो भी वैल्यू होगी आपकी वो हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ ये सार की ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अगर हम बोल रहे हैं हीट ऑफ कंबंशन, मतलब आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की टर्म में बात कर रहे हैं तो भी आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। लेकिन अगर कहीं हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होगा। यहाँ डेल्टा एच जो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर किसी भी रिएक्शन का निकालना होता है तो ये होता है -13.7 इंटू जो भी ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास में आएंगे वीक एसिड, यहाँ पर एसिड और बेस के जो भी एज अ लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालना होता है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के और फिर हमें -13.7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तीन चीजें मेन क्या ध्यान रखनी है, अगर कंबंशन और बॉन्ड एनर्जी की टर्म में तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और अगर फॉर्मेशन की टर्म में तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये आपको यहाँ पर लेके चलना होता है, इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए फटाफट से हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन, यहाँ A2 प्लस 3A2 टू A3 में कन्वर्ट हो रहा है। एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 15, इंटरनल एनर्जी निकालना है। ये कोई क्वेश्चन नहीं था पेपर में, मुझे लगता है आपको देने लायक। डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये आपके पास में होता है। डेल्टा एच की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पर 15 दे रखी है। डेल्टा यू की वैल्यू आपको निकालनी है, डेल्टा एन क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 दैट इज -2 इंटू यहाँ पर आर,
आर की वैल्यू कितनी होती है आपकी, जूल एनर्जी में चल रहा है तो 8.314 इंटू टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया था क्या 300 केल्विन। खत्म क्वेश्चन, केवल आपको ये सॉल्व करना था। किलो जूल में था ये हमारे पास में, तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, जूल में कन्वर्ट कर लेना लास्ट में। ये आपको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 199.88 पॉइंट ये हमारे पास में 4 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या क्वेश्चन था, एंडोथर्मिक की कंडीशन, वो भी नीट 2024 का। सोचिए इतने बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। अगर हम बात कर रहे हैं डेल्टा एच, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, क्यूपी क्या होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ना तो एंथैल्पी हो सकती है ना हीट हो सकती है, तो इसका मतलब आपका बी और डी जो हो गया वो क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वर्क डन इन, देखिए ऐसे क्वेश्चन हो ना तो ये पढ़ते जाइए, एक्सपांशन हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 लीटर ऑफ एन आइडियल, और हमारे पास में 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, आइसोथर्मली एक्सपांड इन अ वैक्यूम। देखिए क्वेश्चन में कितना बड़ा बेवकूफ बनाया गया है, यहाँ पर इतना डरा दिया क्वेश्चन में, एब्जॉर्ब हुई रिलीज हुई 5 लीटर, लेकिन मैंने तो ये वर्ड देखते ही क्वेश्चन खत्म कर दिया। वर्क डन तो 0 होगा, ऑप्शन ढूंढना शुरू करिए, हीट एब्जॉर्ब ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब वर्क डन विल बी 0, खत्म क्वेश्चन। तो मतलब ऐसा नहीं है न्यूमेरिकली आपको डराया जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपका ऐसा हो सकता है जो कि पेपर में टाइम बचाए आपका। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस प्रेशर। जैसे ही मैंने पढ़ा रिवर्सिबल और आइसोथर्मल तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए था, हमें प्रेशर वेरिएबल दे रखा है तो वर्क डन क्या होता है -2.303 RT एन RT लॉग, यहां पर नहीं फॉर्मूला था हमारा वर्क डन का nRT log V2 upon V1 P1 upon P2 प्रेशर की टर्म में था। ये रुकिए थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया है, 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको। गड़बड़ हो गई है। यहाँ हमारे पास में क्या देखा 2.303 nRT हमारे पास में लॉग nRT लॉग ब्रैकेट के अंदर हम लेना है यहाँ पर V1 बाय P1 बाय P2। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना था, R की वैल्यू रखनी थी, N की वैल्यू दे रखी है, P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, पर हम क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करें, क्या हम गधे हैं, जब हमें दिख रहा है माइनस में एक ही आंसर है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही क्यों करें। कैलकुलेशन नहीं मांग रहा था, फॉर्मूला मांग रहा था क्वेश्चन, क्या आपको फॉर्मूला याद है, बस ये मांग रहा था क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये नीट 2024 का बिना धांधली वाला क्वेश्चन था। ये हमारे पास में क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये क्या क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपका मेंस में भी डाला गया था B25 में। आइसोथर्मल प्रोसेस इसका मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आइसोकोरिक मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, या बारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और एडियाबेटिक मतलब आपका हीट एक्सचेंज कांस्टेंट हो गया। मतलब आपका फर्स्ट का आंसर जो हो गया, ए का आंसर सेकंड हो गया, ए का आंसर सेकंड एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन से भी नहीं खेलने दिया इन्होंने तो। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, एंट्रोपी किस किस में इंक्रीज होगी। पहली चीज तो कोई भी चीज डिसोशिएट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, लिक्विड में पार्टिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास पास में होगा, वेपर पीस में बढ़ता जाएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है।
दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड 130 से लेकर 0, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो फिर इसका मतलब एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी, तो ये हमारे पास गलत हो गया। अगर कोई चीज डिसोशिएट हो रही है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल का रैंडमनेस बढ़ रहा है, ये भी 2 मोल्स पे टूट रहा है, इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो ए सी डी में तो आपका एंट्रोपी बढ़ रही थी, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। तो ये था हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स। हम कंप्लीट कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। आप इससे शुरू करते हैं। हम खत्म कर चुके हैं यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन रिडॉक्स, देन उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आयनिक इक्विलिब्रियम, देन थर्मोडायनेमिक्स। आई थिंक आपको अगर हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं तो ये आपके लगभग 12 क्वेश्चंस आपके पेपर के, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे अगर होता भी है, 2 क्वेश्चन एवरेज आपके हर चैप्टर में फिजिकल में बैठते हैं, तो ये आपके लगभग 12 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नीट तक बहुत कुछ धमाल होने वाला है केमिस्ट्री को लेके, पूरा दंडनादन में आपको करके भेजने वाली हूं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद 12th के बचे हुए चैप्टर्स, दैट इज सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स।